अपनी जान से प्यारी रूही को खुद से दूर होते हुए देख आरब का दिल जैसे टूट सा गया। उसके कदम ठहर गए, होश उड़ गए। वह खुद को संभाल भी नहीं पा रहा था। अगर सही समय पर रमेश उसे न पकड़ता तो आरब रूही के साथ ही खाई में कूद जाता। आरब, होश में आओ। रमेश और राहुल ने पूरी ताकत से उसे थामने की कोशिश की, लेकिन आरब उनकी किसी भी बात को सुनने की स्थिति में नहीं था। उसकी आंखों में सिर्फ एक ही ख्वाब था, रूही के पास जाने का, उसके साथ हमेशा रहने का। वह बार बार सिर्फ यही दोहराता रहा, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो, मुझे रूही के पास जाना है, मुझे उसके साथ जाना है। रूही, तुम मुझे इस तरह अकेला छोड़कर नहीं जा सकती, वापस आओ रूही। सारी दुनिया मानो रुक सी गई थी। सब रो रो कर बुरे हाल में थे। रूही ने उनकी आंखों के सामने अपनी जान ले ली और कोई कुछ नहीं कर पाया। यह दृश्य उनके लिए किसी गहरे सदमे से कम नहीं था। तनु, जिसकी आंखों के सामने बार बार वही दर्द घूम रहा था, वह अपनी बहन की मौत की हकीकत से पूरी तरह फ्रीज हो चुकी थी। दिल में सिर्फ खालीपन और चुभता हुआ दर्द रह गया। रूही थी जहां सब एक दूसरे को संभालने की कोशिश कर रहे थे, वहीं तनु रूही की याद में खो गई, उसके दर्द में पूरी तरह डूब गई। रूही का नाम सुनते ही तनु अपने होश खो बैठी। 3 मिनट भी ना गुजरे थे कि मान्या, नमन और कार्तिक पुलिस के साथ घटना स्थल पर पहुंचे। लेकिन जो नजारा उनके सामने था और चारों की हालत देखकर उनका दिल बैठ सा गया। तनु की चीख और आरव की बेचैनी, यह सब देखकर मान्या, नमन और कार्तिक जैसे थम से गए। रूही दी। मान्या दौड़कर बेहोश तनु के पास पहुंची और उसे धीरे धीरे पकड़कर संभालने लगी। नमन आरव की इस हालत को देखकर अंदर से टूट गया। आरव उसके लिए सिर्फ दोस्त नहीं था, बल्कि परिवार की तरह था। उसकी हंसी और खुशी के लिए नमन हर कुछ कर सकता था, लेकिन अब उसे पागलपन में देखकर नमन का दिल दर्द से भर आया। ऐसा लगा मानो हड्डियां तक टूट चुकी हों। वह सिर्फ आरव को देखते रह गया, चुपचाप। मान्या रोते हुए बोली, नमन कुछ करो, आरव को थामो प्लीज। कार्तिक, तनु को सुरक्षित कार तक ले जाने में मदद करो। नमन को मान्या की बात समझने में कुछ ही सेकंड लगे। उसने खुद को संभाला और आरव को काबू में लाने की कोशिश की, लेकिन उसका डर इतना गहरा था कि आवाज निकल ही नहीं रही थी। आरव, शांति रखो, जाओ। रूही रूही को कुछ नहीं होगा, शांत हो जाओ। लेकिन आरव की हालत ऐसी थी कि उसकी कोई भी बात उसके दिमाग तक पहुंच ही नहीं रही थी। वह किसी के काबू में आने को तैयार नहीं था। उसकी जुबान पर बस एक ही सवाल था, मुझे मेरी रूही के पास जाना है। यह सब देखकर राहुल और रमेश, जो आरव को पकड़कर रोकने की कोशिश कर रहे थे, गंभीर हो गए। उन्होंने देखा कि अब इसे और अधिक समय तक संभाल पाना नामुमकिन है। इसलिए नमन को मजबूरन आरव को अस्थायी रूप से बेहोश करना पड़ा। नमन मार्शल आर्ट्स में माहिर था, इसलिए उसने सावधानी से आरव के गर्दन के पास हल्का सा थप्पड़ मारा। आरव वहीं बेहोश हो गया। सभी लोग रोते हुए सदमे में घर लौट आए। पूरे परिवार की हालत खराब थी, लेकिन जब परिवार वालों को रूही के बारे में सच पता चला तो उनकी पूरी दुनिया ही टूट गई। हर कोई बस आंसुओं में डूबा था। नमन और विजय पुलिस के साथ खाई के नीचे रूही को खोजने में लगे हुए थे। जैसे जैसे समय बीत रहा था, उनकी बेचैनी और बढ़ती जा रही थी। नमन को आरव का तड़पना इतना चुभ रहा था कि वह एक पल के लिए रुक गया, घुटनों के बल बैठ गया और जोर से चिल्लाया, नो, नमन प्लीज संभालो। विजय की आवाज सुनकर नमन आंसुओं से भरी आंखों के साथ कार्तिक बोला, कैसे संभालूं? दोनों की हालत एक जैसी थी। उनकी दुनिया एक दूसरे को थामे रखने तक सीमित थी और उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था। आरव की हालत। होश में आने के बाद आरव फिर वही पागलपन दिखा रहा था। वह कमरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, चिल्ला रहा था, चीजें तोड़ रहा था। घर वाले उसकी स्थिति देखकर बेहद परेशान थे, इसलिए मजबूरन आरुषि को उसे नींद का इंजेक्शन देना पड़ा। अगर यह अभी होश में रहा तो पागल हो जाएगा, अभी के लिए इसे सोने दो। कार्तिक मनीष को आरव के पास छोड़कर बाहर आया और खुद भी रोने लगा। उसके लिए आरव की ऐसी स्थिति किसी भयानक सपने से बदतर थी। रूही की तलाश। 2 दिन बीत गए, लेकिन रूही का कोई पता नहीं चला। पुलिस की पूरी टीम हारी हुई थी। उन्होंने खाई के हर कोने की तलाश की।
और केवल रूही का कुछ दुपट्टा, कपड़ा और उसकी ड्रेस के कुछ टुकड़े ही मिले। ये सब सबूत लेकर सीनियर इंस्पेक्टर के पास पहुंचे। उन्होंने आरव के पिता के सामने सारी चीजें रखकर कहा, माफ कीजिए सर, लेकिन 2 दिन से हमारी टीम लगातार रूही को ढूंढ रही है, लेकिन हमें ना तो वह मिली ना ही उसका कोई सुराग। हमें लगता है किसी जंगली जानवर ने। सीनियर इंस्पेक्टर की बात अधूरी रह गई और वहां खड़े सभी की आंखों में डर और हताशा साफ दिखाई दे रही थी। इतना कहकर विजय गुस्से में फट पड़ा। इंस्पेक्टर, जरा सोच कर बोलिए। विजय की आवाज में इतना दर्द और गुस्सा था कि सीनियर इंस्पेक्टर झट से झुककर बोला, आई एम सॉरी सर, हमें बस ये कुछ चीजें मिली हैं, कृपया देखिए और बताइए क्या ये रूही की ही है। जैसे ही सबकी नजर उन चीजों पर पड़ी, एक दुपट्टा, कुछ कपड़ों के टुकड़े और टूटी हुई चूड़ियां, तनु, आरुषि और नेहा की आंखों से आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। ये तो सब रूही दी की चीजें हैं। विजय, राहुल और रमेश तीनों को किसी तरह शांत करने की कोशिश की। हिम्मत रखो, अगर तुम सब ऐसे टूट जाओगी तो बाकी लोगों को कौन संभालेगा। आरुषि, प्लीज मॉम और दादी का ख्याल रखो। तनु, अपने मम्मी पापा के पास जाओ, उन्हें संभालो। मान्या, बच्चों को ऊपर रूम में लेकर जाओ और ध्यान रखना कि नीचे ना आए। विजय की बात सुनकर मान्या और तनु बच्चों को लेकर ऊपर चली गईं। हर कोई अपने अपने दर्द में डूबा हुआ था। किसी के पास आंसू थे, किसी के पास सन्नाटा। आरव, जिसे पिछले 2 दिन से बेहोश रखा गया था, आखिरकार धीरे धीरे आंखें खोली। उसका सिर जैसे फट रहा था। उसने पास रखा पानी उठाया और अपने सिर पर उड़ेल लिया। जैसे होश आया, उसने एक ही नाम पुकारा, रूही, और पागलों की तरह कमरे से बाहर भागा। जैसे ही आरव नीचे पहुंचा, उसकी नजरें ठहर सी गईं। पूरा घर सन्नाटे में डूबा था। चारों तरफ मातम पसरा हुआ था। दीवारों पर रूही की तस्वीरें थीं और हर चेहरा गम में डूबा हुआ था। उसकी सांसें थमसी गईं। वो यकीन नहीं कर पा रहा था कि रूही अब इस दुनिया में नहीं रही। कभी जिस आंगन में उसकी हंसी गूंजती थी, आज वही सन्नाटा चीख रहा था। उसी पल एक आवाज आई, नेहा बेटा, अब रूही नहीं रही, पर आरव के छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? उन्हें तो माँ की जरूरत है ना। तुम्हारी बहन शिवानी। ये सुनते ही नेहा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसकी चाची फिर वही बात दोहरा रही थी। मन ही मन सोच रही थी कि अगर उनकी बेटी शिवानी की शादी इस अमीर घर में हो जाए तो जिंदगी बन जाएगी। पर नेहा अब चुप नहीं रही। बस कीजिए चाची, उसने तेज आवाज में कहा। यह वक्त इन बातों का नहीं है। रूही अभी अभी गई है। बाकी लोग खामोश थे, सदमे में थे, कोई कुछ नहीं कह पा रहा था। और वही चाची इस हालात का फायदा उठा रही थी। वो बोली, अरे बेटा, तुम भी तो इस घर की बहू हो। अब आरव अकेला है, जवान है, सोचो तो सही। तभी अचानक नेहा की निगाहें पीछे गईं। वहां आरव खड़ा था, लाल आंखें, गुस्से से कांपती मुट्ठियां। वो धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी चाल जैसे तूफान ला रही थी। आरव ने कड़क आवाज में कहा, मेरी जिंदगी में रूही के सिवा कभी कोई नहीं आ सकता। अपनी ये बातों का लिफाफा उठाइए और इस घर से निकल जाइए। पूरा हॉल सन्न हो गया। किसी की हिम्मत नहीं थी उसकी आंखों में देखने की। वो आगे बढ़ा, रूही की तस्वीर के सामने रुका। उसने हाथ जोड़कर तस्वीर को देखा। आंखों से आंसू टपकने लगे। रूही, तुम चली गई, पर मेरा सब कुछ अपने साथ ले गई। उसने तस्वीर के पास दिया जलाया और कमरे में बस इतना ही कहा, अब इस घर में सिर्फ तुम्हारी यादें रहेंगी, और मेरा वादा है मैं भी किसी और का नहीं बनूंगा। तो प्लीज हमारे दर्द का कारण मत बनिए। और रही बात निया और विवान की, तो उनकी माँ सी जिंदा है और वो कहीं नहीं जाएगी। हॉल में एक पल को खामोशी छा गई। फिर रूही के पापा ने गुस्से में कहा, तनु, तुम अब मुझे सिखाओगी कि क्या सही है क्या गलत।
चेहरा लाल था और दिल टूट चुका था। वो बिना कुछ बोले वहां से निकल गए। दरवाजा बंद हुआ और उसी पल तनु की दुनिया बिखर गई। वो जमीन पर बैठ गई, फूट फूट कर रोने लगी। क्यों गया सब कुछ ऐसा? क्यों उनकी आवाज कांप रही थी? राहुल तुरंत उसके पास आया। उसने तनु के कांपते हाथों को थामा और कहा, तनु अब बस, रूही दी वापस नहीं आएगी, लेकिन हम उनके हिस्से का प्यार जरूर जिएंगे। तनु ने सिर हिलाया, पर उनकी आंखें अब भी दरवाजे की तरफ थी। तुम्हारी वजह से मेरी बेटी चली गई। नीचे हॉल में माहौल और भारी हो गया था। रूही के पापा ने कहा, अब मैं बेवान और निया को यहाँ नहीं रहने दूंगा, मैं अपने साथ ले जाऊंगा। ये सुनकर तनु अब और नहीं सह पाई। वो फूट पड़ी। बस कीजिए पापा। उसकी आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी। आंखों में आंसू थे पर हिम्मत अब भी बाकी थी। राहुल ने तुरंत उसके पास आकर कहा, तनु प्लीज शांत हो जाओ। पर तनु ने आंसू पोंछते हुए दृढ़ आवाज में कहा, नहीं राहुल, अब चुप नहीं रहूंगी। हर बार आरव को ही दोष देना आसान है, पर किसी ने नहीं देखा कि उसने रूही दी के लिए कितना कुछ झेला है। हॉल में एक पल को सबकी सांसें थम गईं। सन्नाटा पसर गया। बस टूटे हुए रिश्तों की आवाज गूंज रही थी। फिर उसने अपने पापा की ओर देखा और कांपती आवाज में कहा, पापा, दर्द सिर्फ आपको नहीं है, हम सब टूटे हैं। हम सब ने रूही दी को खोया है। वो सिर्फ आपकी बेटी नहीं थी, हमारी धड़कन थी। अगर किसी ने सबसे ज्यादा खोया है तो वो है आरव जीजू। रूही दी उनके लिए सिर्फ एक नाम नहीं, उनका पूरा जहां थी। दर्द दर्द ही होता है पापा, उसका कोई पैमाना नहीं होता। अगर आपने अपनी बेटी खोई है तो उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी है, तो उनका दर्द कम कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनते ही उसके पापा गुस्से से कांप उठे। तनु, ये मत भूलो, उसी की वजह से तुम्हारी बहन ने अपनी जान ली। उसी ने उसे उस हाल तक पहुंचाया। अगर वो उस लड़के की जान ना लेता तो ये सब ना होता। तनु ने तुरंत उसकी बात काट दी। पापा बस, हर बार आरव को ही दोष देना आसान है, पर उसने वही किया जो कोई भी इंसान उस हाल में करता। हर सच्चे पति की तरह उसने अपनी पत्नी को बचाने की कोशिश की थी। तो अब कृपया बार बार वही बातें दोहराना बंद कीजिए। उसकी आंखों से आंसू गिर रहे थे, पर आवाज में सच्चाई और तड़प दोनों थे। हॉल में सन्नाटा छा गया था। हर कोई तनु के शब्दों की गूंज में खो गया। पापा का गुस्सा अब फूटने ही वाला था। तो तुम्हें अपनी आंखों से देखी बातों से ज्यादा उस इंसान पर भरोसा है? तनु ने बिना झिझक जवाब दिया, हाँ है, क्योंकि वो हमारे परिवार का हिस्सा है। और अगर हम ही उन पर भरोसा नहीं करेंगे तो बाकी दुनिया से क्या उम्मीद रखें? आप जानते हैं पापा,
आरब जीजू ने कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाई तो वो अपनी जान दे सकते हैं, लेकिन किसी को तकलीफ नहीं। वो कुछ पल के लिए चुप हो गई, फिर आंसू रोकते हुए बोली, पापा, अगर आप सच में हमारे परिवार के दर्द को समझते हैं तो प्लीज उनकी तकलीफ का कारण मत बनिए। और रही बात निया और विवान की, तो उनकी मासी यानी कि मैं अभी जिंदा हूं। तनु की बात सुनकर रूही के पापा का चेहरा सख्त हो गया। गुस्से में वो वहां से चले गए। जैसे ही दरवाजा बंद हुआ, तनु वहीं फर्श पर बैठ गई और जोर जोर से रोने लगी। कुछ ही वक्त में उसने अपनी बहन को खो दिया था और अब अपने पापा का भरोसा भी। राहुल ने पास आकर उसके आंसू पोंछे। अनु, अब वक्त है कि तुम मजबूत बनो। अपने मामा और मामी का ध्यान रखना, उन्हें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। अनु ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। उसकी मासूम आंखों में डर और उदासी दोनों झलक रहे थे। वो धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। उधर ऊपर आरव अब भी खुद से जूझ रहा था। वो कमरे में बेचैन घूम रहा था, कभी दीवारों पर मुक्के मारता, कभी रूही की तस्वीर को ताकता। उसकी आंखों में सागर जैसा दर्द था। रूही, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तुम्हें दर्द देने का इरादा कभी नहीं किया। अगर एक बार बुला लेती तो मैं जान दे देता तुम्हारे लिए। वो जमीन पर घुटनों के बल गिर गया, हाथ जोड़कर तस्वीर की तरफ फुसफुसाया, बस एक बार लौट आओ रूही। मुझे सजा दे दो पर ये सन्नाटा मत छोड़ो। कमरे में बस हवा की सरसराहट थी और एक टूटी हुई आत्मा की आवाज। नमन की नज़र हर वक्त आरव पर थी। उसे कार्तिक ने साफ साफ हिदायत दी थी कि आरव का ख्याल रखना। वो अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन उस रात आरव के चेहरे पर जो सन्नाटा था, नमन भी उसका मतलब नहीं समझ पाया। आरव ने बहाना बनाया कि वो थोड़ी देर स्टडी रूम में काम करेगा और अगले ही पल वो सीक्रेट डोर से हवेली के बाहर निकल गया। बिल्कुल खामोशी से, बिना किसी आवाज़ के, वो अपनी कार लेकर उसी जगह पहुंचा जहां एक वक्त में रूही उसे हमेशा कहा करती थी, तुम मेरे सुकून हो। आज वही जगह वीरान थी, सिर्फ हवा थी और यादें। आरव धीरे धीरे उस खाई की तरफ बढ़ा। हर कदम के साथ उसकी आंखों में एक ही नाम था, रूही। आवाज कांप रही थी, सांसें टूटी जा रही थी। वो एक पल को रुका भी नहीं, जैसे अब कुछ सोचने की वजह ही नहीं बची। तभी दूर अपनी कार में बैठा कार्तिक घबरा गया, क्योंकि वो आरव का पीछा करते हुए वहीं तक आ गया था। ओ गॉड, आरव रुको। उसने झट से अपनी कार स्टार्ट की और पूरी रफ्तार से आरव की तरफ बढ़ा। आरव अब खाई से बस कुछ ही कदम दूर था, लेकिन उसके कदम रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। वो तो बस रूही तक पहुंच जाना चाहता था, किसी भी हाल में। अचानक कार्तिक ने अपनी गाड़ी आरव के सामने
लाकर स्टीयरिंग एकदम घुमा दिया। गाड़ी बेकाबू होकर साइड से टकराई और आरव जमीन पर गिर पड़ा। आरव कार्तिक चीखा और भागता हुआ उसके पास पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। वो आरव की सांसें चेक करने लगा। प्लीज आरव, आंखें खोलो प्लीज। लेकिन आरव की पलकों के नीचे सिर्फ रूही की यादें थीं। वो मुस्कान, वो आवाज़, वो लम्हा जो अब सिर्फ दर्द बन चुका था। ओ गॉड आरव, आप ठीक तो है ना सर? कार्तिक ने कांपते हुए कहा। जब उसने बेहोश पड़े आरव को अपनी बाहों में उठाया, उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था और आंखों में डर साफ झलक रहा था।